Assalamualaikum my YouTube family, my listeners, my viewers। आज आपके लिए मैं एक नया नॉवल लेकर आई हूँ जिसका नाम है रंग बिरंगी आंचल और इसे लिखा है इकरा अब्दुल कयूम ने। और आज का नॉवल सुन के पढ़ के आपको यह एहसास होगा और बहुत से लोगों को पहले से ही होगा कि घर में बुजुर्गों की मौजूदगी कितनी बड़ी रहमत होती है। वो हमारे लिए अच्छे फैसले करते हैं जो हमें बाद में जाके समझ आते हैं। तो अल्लाह ताला सबके बुज़ुर्गों को, सबके बड़ों को, सबके माँ बाप को घर में सही सलामत रखे, उनको सेहत और शिफा अता फरमाए अगर किसी बीमारी से गुजरे तो, और उनके सर पर हमेशा सलामत रखे उनके बड़ों को। तो आइए हम अपना आज का नावल शुरू करते हैं इस बहुत अच्छी सी दुआ के साथ। लाहौर के एक रिहायशी इलाके में एक घर में सुबह सुबह जंग चल रही है। भाई जंग भी क्यों ना हो, इनके घर में औरत निदारत है तो जनाब घर के काम मर्द हजरात को करने पड़ते हैं, जिसके बाइस घर में ज्यादातर एक शख्स की आवाज गूंजती है जिसका नाम है बिलाल। और ये जनाब घर में हर काम करते पाए जाते हैं जिनमें सबके कपड़े इस्त्री करना, घर की सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह। साथ वाले भी इनकी बहुत मदद कर देते हैं। नीज ये बंदा घर में औरतों वाले काम सर अंजाम देता है। 12वीं जमात के तालिब इल्म है, मगर यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि 11वीं में भी अभी जनाब फेल हैं, जिन किताबों के पेपर्स जनाब ने दोबारा देने हैं। मलिक इसरार के 2 बेटे हैं, बड़ा फरहाद इसरार और उससे 7 साल छोटा बिलाल इसरार। इनकी बेगम का इंतकाल बिलाल के बचपन में ही हो गया था। इसके बाद कभी इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। इनका ख्याल था कि क्या पता नहीं आने वाली मेरे बच्चों को अच्छे से संभाल भी सके या नहीं, बस इसी सोच के पेश नज़र उन्होंने शादी नहीं की। हालांकि इनके दोस्तों का बेहद इसरार रहा, मगर वो नहीं माने और खुद अपने बच्चों को पाला। बड़ा फरहाद MBA के बाद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जबकि छोटा भाई पिछले चंद साल से घर की मासी बना हुआ था। इससे पहले ये काम इसरार साहब करते थे। घर में काम करने के लिए कोई मासी नहीं रख सकते थे क्योंकि बच्चे भी जवान थे और वो खुद भी मर्द थे, तो इनके घर कोई काम करने पर आमादा ही नहीं होता था। तो बस फिर ये जिम्मेदारी यानी घरदारी इन दोनों बाप बेटे के सुपुर्द थी। बड़े फरहाद मियाँ से इस तरह की उम्मीद रखना ही फजूल था। इसे ना तो कोई दिलचस्पी थी ना वो कोई काम करता था। बिलाल पतला लंबा खुद शक्ल लड़का था। इसकी पतली उनकी वजह से अक्सर इसे सुकड़ू कहा जाता था, जो इसे निहायत नागवार गुजरता था। मगर घर में कौन सी इसकी सुनता था जो किसी को परवाह होती। वो बेचारा बुरे बुरे मुंह बनाकर सुन लेता। एक शख्सियत ऐसी थी जिससे वो सारे बदले लेता था और वो साथ वाले घर में थी। इसको तंग करना इसका पुराना मशगला था। इस वक्त वो किचन में खड़ा चाय बना रहा था जब फरहाद ऑफिस ड्रेस में तैयार होकर किचन में आया। चाय बन गई है क्या? उसने घड़ी पहनते हुए सवाल किया। जी भाई बन गई है, इसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अच्छा दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, वो उसे कहता ही कुर्सी घसीट कर बैठा। उसने चाय का कप इसके सामने रखा। सुबह वो सिर्फ चाय पिया करता था। एक कप इसको देने के बाद अपनी चाय और ब्रेड के प्लेट उठाकर किचन से बाहर निकलने वाला था जब फरहाद ने उसे रोका। बाबा कहाँ हैं यार? इसने चाय का घूंट भरते हुए पूछा। फजर पढ़कर सो रहे हैं। अच्छा ठीक है। वो लॉन्च में टीवी ऑन करके बैठ गया। फरहाद ने उसको टीवी के सामने देखकर हिदायतनामा जारी किया। तुम्हारे पेपर है ना, इनकी तैयारी करो और हाँ मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। निकलते निकलते वो अपना काम बताना नहीं भूला था। मैं नौकर हूँ ना, कहते हैं कपड़े इस्त्री कर लेना, अपनी बीवी से करवाना, मैं नहीं करके देता। गुस्से में उसने गर्म चाय का घूंट भर लिया और पीछे से बड़बड़ाया। फरहाद ने तो सुना नहीं क्योंकि वो निकल चुका था, मगर अपने कमरे से निकलते इसरार साहब ने सुन लिया। इनकी पेशानी पर बल पड़े। बड़ा भाई है तुम्हारा, कोई काम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इसके कंधे पर हाथ मारते हुए वो इसके पास बैठ गए। बाबा हर रोज ऐसे ही बोल के जाते हैं जैसे मैं कोई काम वाली मासी हूँ। इसने रोने वाली शक्ल बनाई। कहा जिस पर वो मुस्कुरा दिया। नाश्ते के बाद वो कपड़े इस्त्री कर रहा था और इसरार साहब अखबार खंगाल रहे थे। यार बाबा, जहाँ आपने एक शादी की वहीं एक और कर लेते। यार क्या पता अल्लाह आपको बेटी और हमें बहन दे देता जो कम से कम हमारे कपड़े ही इस्त्री कर देती। उसने कपड़ों को जोर जोर से इस्त्री करते हुए दुहाई दी। जब बाबा को खासी नागवार गुजरी, उन्होंने वहीं से अपने लंबे पतले और छोटे बेटे को अखबार से नजर उठाकर घूरा, जो बड़े भाई के कपड़े इस्त्री करते हुए मुसलसल बड़बड़ा रहा था। बरखुरदार, सिर्फ तेरी वजह से नहीं की, वरना मैं तो जरूर करता। भाई जवान था इस वक्त, सिर्फ तेरी वजह से नहीं की, मेरी वजह से। वो चीखा। हाँ तुम्हारी वजह से। अगर दूसरी शादी कर लेता ना तो तुम्हारी सुतेली माँ तुम्हें जीने ना देती। मुझे ताने मार रहा है अपने बाप को। उन्होंने खफगी से सर झटका। छोड़ें बाबा इस बात को, अब भाई की शादी का सोचें। इसने उनका ध्यान फरहाद की शादी की तरफ किया। इसकी शादी किससे करा दूं? कोई लड़की भी तो होनी चाहिए ना। उन्होंने हैरत से इसकी तरफ देखा। आप बस भाई को राजी करें, लड़की का मुझे पता है। उसकी बात पर वो गुमसुम हो गए।
वो बिलाल की बात पर गौर कर रहे थे। आज से पहले उन्होंने वाकई इसकी शादी का नहीं सोचा था। इसकी शादी अब हो जानी चाहिए थी। माशाल्लाह वो 28 का हो गया था। लड़की भी थी उनकी नज़र में, बस इसके बुजुर्गों से बात करनी थी। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो मान जाएंगे। फरहाद की शादी हो जाती तो इनकी आधी परेशानी हल हो जाती और घर में रौनक आ जाती। उन्होंने दिल ही दिल में बिलाल की सोच को सराहा मगर इजहार नहीं किया। एवं वो फूल के कुप्पा हो जाता है। अपनी तारीफ पे उन्होंने अपनी ऐनक सीधी की और फिर से अखबार की तरफ मुतवज्जा हुए। मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। वो गुस्से से वॉकआउट कर गया। ना मेरा पुत्र, बहुत अहमियत है। अगर तू घर ना हो तो हमारे घर तो खाना ही नहीं बनता। उन्होंने पीछे से हाँक लगाई जो कमरे में दाखिल होने से पहले इसके कान में पड़ चुकी थी, जिस पर वो मजीद लाल पीला हुआ। सना, ओ सना, किधर हो? वो किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। जब दादी ने इसको आवाज दी, किचन में हूँ दादी, इसने वहीं से हाँक लगाई। अच्छा, मुझे एक गिलास पानी दे जाओ। और ये छोटी की तरह नजर नहीं आ रही। उन्होंने अपने मखसूस तख्त पर बैठते हुए पूछा। दादी वो पढ़ रही है, पेपर है उसके। इन्हें पानी का गिलास देते हुए उसने दादी को आगाह किया। क्या पढ़ती रहती है ये हर वक्त? पढ़ पढ़ के इसके मुंह से नूर खत्म हो गया। आंखों पर भी इतनी मोटी ऐनक लगी है। उन्होंने पानी पीते हुए कहा। वो वैसे भी इससे जरा खाइफ रहती थी। वो हर वक्त किताबों में मगन पाई जाती थी। पढ़ने का शौक इसमें कूट कूट कर भरा था। तेरा प्यो और तेरा भाई भी मुझे कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा। दादी वो नहा रहे हैं, इन्हें स्कूल जाना है और भाई यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रहा है। मैं उनका नाश्ता बना रही थी। एकदम से याद आया तो चूल्हे पे है चाय। वो वापस भागी कि कहीं चाय ही ना गिर जाए। अरे अरे, आराम से लड़की, किधर भाग रही हो? दादी ने हैरत से पूछा। दादी, नाश्ता बनाने में देर हो रही है। अच्छा मेरी बच्ची, जल्दी कर, ऐसे हिदायत देकर वो अपनी तस्बीह में मसरूफ हो गई। रहमान साहब आयशा बेगम के इकलौते बेटे थे। उनकी शादी उन्होंने अपने एक दोस्त की बेटी से करवाई थी। लुबना बहुत अच्छी खातून थी। शादी के 1 साल बाद ही अल्लाह ने उन्हें अपनी नेमत से नवाजा था। इसके बाद 2 बेटियां थी। सना जो भाई से 2 साल छोटी थी और फिर अलीना जो इससे भी 3 साल छोटी थी। और घर भर की लाडली अलीना पूरे मोहल्ले में छोटी थी। आजकल वो अपने पेपर्स की तैयारियों में मसरूफ थी। बड़े शाहवेज अहमद ने MBA करके हाल ही में अभी कंपनी में जॉब शुरू की थी। रहमान साहब खुद भी स्कूल टीचर थे। लुबना के इंतकाल को कुछ अरसा हुआ था। इनकी खुशियों भरे घर में पहला सदमा था। दादी तो बिल्कुल ठहर गई थी। लुबना ना सिर्फ इनकी बहू थी बल्कि इनकी बेटियों की तरह थी। तब से घर की जिम्मेदारी सना के सर थी। उसने BA करने के बाद पढ़ाई को खैरबाद कह दिया था। इनके बिल्कुल साथ इसरार साहब रहते थे जो रिश्ते में रहमान के तायाजाद थे। इनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया था। इनके 2 बच्चे थे, फरहाद और बिलाल। फरहाद सबसे बड़ा था और इनके घर में भी खाना अक्सर इधर से ही जाता था। रमजान की आमद थी। घर में रमजान की तैयारियां जारी थी। ऐसे में एक घर ऐसा भी था जिसके मकीन अभी इसी सोच में थे कि मार्केट का चक्कर लगाए और चाट के लिए चने कौन उबाले। फरहाद आराम से सोफे पर दोनों टांगे टेबल पर चढ़ाए, गोद में लैपटॉप रखे ऑफिस के काम में बुरी तरह मगन था। बिलाल अपनी किताबों में सर देकर बैठा था। कुछ दिनों में इसके पेपर थे। बड़ी मुश्किल से पढ़ने की जहमत की थी, इसलिए तुम मार्केट का चक्कर लगाओगे इसरार साहब के कहने पर उसने इन्हें ऐसे देखा जैसे मौत का फरिश्ता देख लिया। बिल्कुल नहीं बाबा, मुझसे नहीं लगते मार्केट के चक्कर। इसने कानों को हाथ लगाया। हाँ, मार्केट का चक्कर नहीं लगता और ना कुछ बनाना आता है आपको, मगर मार्केट से लाई हुई चीजें और मेरा बनाया खाना खाना आता है। बिलाल जो बेचारा भरा बैठा था उसने आहिस्ता आवाज में अपनी भड़ास निकाली, मगर इसरार अहमद के पतले कानों में आवाज पहुंच चुकी थी जिस पर उन्होंने इसे घूरा, मगर वो भी ढीठ बना रहा। बस तुम मार्केट जा रहे हो, मैंने कह दिया। और तुम वो बिलाल की तरफ मुड़े। भाई को सारी लिस्ट बना कर दो, खुद भी साथ जाना और मैं जरा रहमान से मिलाऊं। इसे समझाते हुए उठे। हाँ हाँ, मैं तो नौकर हूं ना। वो बेचारा तो जल भुन गया। दिल में खुद को सलावाते सुनाते वो किचन में लिस्ट बनाने चला गया। फरहाद अलग तपा बैठा था। अब्बा हुजूर ने जिंदगी में पहली दफा औरतों वाला काम सौंप दिया, वरना इससे पहले वो ये काम खुद करते थे। शाम को बिलाल उदास बैठा था। फिर कोई ख्याल आने पर वो छत पर भागा। उसे पता था वो मासी पढ़ाकू ऊपर ही होगी। सारा दिन उदास गुजरा था, इसको तंग करके थोड़ा दिल खुश हो जाएगा उसने सोचा। छत पर हस्बे मामूल किताबों के साथ लगी थी। एक तो पता नहीं ये लड़की हर वक्त पढ़ कैसे लेती है, इसने कोफ से सोचा। क्या कर रही हो मिरासन? वो छत पर इधर से उधर चक्कर लगाते हुए अपने टेस्ट की तैयारी में मगन थी, जब पीछे से उसके सर पर एक रोल हुआ कागज आकर लगा और साथ ही चिंगारती हुई आवाज आई। कम से कम इसको तो यही लगा था तुम्हारी कब्र खोद रही थी मिरासी। इसके अंदाज में जवाब देते हुए इसने नीचे से झुककर पत्थर उठाया और उसको दे मारा।
ठा की आवाज आई और अगले ही पल वो बेचारा माथा पकड़कर रुकू में चला गया। अब लो मुझसे पंगा, इसको मजीद सुनाते हुए सीढ़ियां उतर गई और पीछे दुआइयां देता रह गया। वो इतने गुस्से से नीचे गई, आज तो मैं दादू को शिकायत लगाऊंगी। सुकड़ू की हड्डियों का ढांचा, सर्कस का बंदर। उसकी शान में कसीदे पड़ते हुए नीचे उतर रही थी जब सामने से आते शाहवेज से टकराई। ओहो क्या है, देख कर चले ना भाई। बिलाल का गुस्सा शाहवेज पर निकला, वो इसे साइड पर करती अंदर चली गई। हैरत से चश्मिश को देखा, इसे क्या हुआ, इतने अंगारी क्यों चबा रही है। अपने आप से कहता हुआ वो सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर जाकर इसे सारा किस्सा समझ आ गया था। बिलाल साहब वहां अपना माथा पकड़े बैठे थे, मतलब ताजा ताजा झड़प हुई थी। क्या हुआ है यार, इधर क्यों बैठे हो। इसके पास दीवार पर बैठते हुए इसने इसके कंधे के गिर्द बाजू डाला। इसको खींचा। बिलाल बेचारा तो एक दफा पूरा हिल गया, अपना बाजू छुड़वा कर दूर हुआ। आप दोनों बहन भाई मुझे क्यों मारने पर तुले हैं। पहले बहन ने पत्थर मारा और अब आप बाजू तोड़ने लगे हैं, इसने रोने वाले अंदाज में कहा। ना मेरा बच्चा, रोना नहीं, मेरी बहन से लड़ाई शुरू ना किया करना। मैंने कब लड़ाई की, मैं तो बस हल्का सा कागज मारा था। सारा दिन उदास गुजरा, सोचा थोड़ा शुगर लगा लूं, और आपकी वो झांसी की रानी बहन ने मेरे माथे पर पत्थर ही खींच दे मारा। जालिम कहीं की चिशमिश, छोटी नाक वाली चूही, वो उसकी शान में कसीदा पड़ रहा था। जब शाहवेज ने रोक दिया, मेरी बहन की इतनी तारीफ करनी है तो इसके सामने करनी थी ना, ताकि वो तुम्हें शुक्रिया अदा करती इतनी तारीफों का। इसके सामने तुम बोलते नहीं हो। शाहवेज का अंदाज छेड़ने वाला था और वो बेचारा वाकई चिढ़ गया था। हाँ, इसके सामने बोलकर मैं शहीद होना नहीं चाहता। तौबा, निशाना इतना पक्का है इस चुड़ैल का। अच्छा छोड़ो यार, ये बताओ फरहाद भाई किधर है। आज सुबह से नहीं देखा मैंने। आज सुबह बाबा ने उनको मार्केट से रमजान के लिए सामान लाने को बोल दिया था। तब से पड़े अपने कमरे में मुंह सर लपेट के कि मैंने लिस्ट बना कर दी बाबा के कहने पर। तो मुझे कहा दफा हो जाओ, लाना है तो लाओ, नहीं तो जहन्नुम में जाओ। यार भाई, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं घर में, कसम से। वो बेचारा एक बार फिर से उदास हो गया। इसकी बात संजीदगी से सुनते हुए शाहवेज के हलक से कहका बरामद हुआ, जिस पर बिलाल जाने के लिए उठा था। शाहवेज उसको रुकता रह गया, मगर वो कान लपेट कर नीचे उतर गया। शाम के 4 बज रहे थे जब दादी ने अलीना को आवाज दी और हिदायत की कि फरहाद को बुलाकर लाओ। दिल तो उसका था नहीं जाने का, मगर दादी की बात टाल कर उसने अपनी शामत नहीं बुलवानी थी। सो खामोशी से गर्दन हिलाई और चल पड़ी। साथ वाले घर का दरवाजा बजाते हुए इसने दुआ की कि इस मनहूस से टाकरा ना हो, मगर बुरी किस्मत, गेट उसी ने खोला और उसके सामने देखकर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई, उसको देखकर एक बार तो बेचारी गड़बड़ाई और दिल क्या वापस चली जाए, मगर कुछ दादी का डर और कुछ उस लंगूर के तानों ने काम दिखाया। इसे देखते हुए वो अंदर दाखिल हुई। फरहाद भाई किधर हैं? दादी अम्मा बुला रही हैं। इसने बिलाल की तरफ मुड़ते हुए दरियाफ्त किया। ओह अच्छा, तुम भाई का पूछने आई हो। मैं समझा मेरी अयादत को आई हो। इसने मिस्कीन से सूरत बनाई। ना तुम्हारी अयादत को मैं क्यों आऊं? तुम्हें कौन से किसने ग्रेनेड मार के जख्मी कर दिया है? कमर पर हाथ रखकर उसने लड़ाका औरतों की तरह हाथ चलाया। तुम किसी को फूल मारो वो ग्रेनेड बन जाए, वो तो फिर पत्थर था। उसने मुंह बनाया। तुम मुझे बता रहे हो कि भाई किधर हैं या मैं दादी को तुम्हारी शिकायत लगा दूं? इसका अंदाज धमकी वाला था। वो अपने कमरे में है। वो जल्दी से शराफत के जामे में आया, वरना इसका क्या भरोसा दादी से जूते पड़वा देती। मगर जैसे ही वो भाई के कमरे में जाने के लिए मुड़ी, इसने बदला लेना मुनासिब समझा। चश्मिश, चुड़ैल, बेलबतौड़ी, आधा अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे, जो जब वो खून ख्वार नजरों से देखती हूँ उसकी तरफ बढ़ी, मगर तब तक वो भागकर छत पर पहुंच चुका था। वहां से इसे विक्ट्री का निशान दिखाता वो छत पर गायब हो गया। सुकड़ू, भूकू, लंबू, काम वाली मासी, ऊंची आवाज में इसके सलावातें सुनाते हुए वो आगे बढ़ी और फरहाद के कमरे का दरवाजा खोला। उसने फरहाद को दादी का पैगाम दिया और इस मनहूस को मारने के तरीके सोचने लगी। दादू के बुलाने पर उसे मजबूरी में रहमान चाचू के घर जाना पड़ा, वरना वो बहुत कम ही इधर का रुख करता था। माँ की मौत के बाद वो बहुत कम गो हो गया था। सफेद शलवार कमीज में उसका सुर्ख रंग और भी अच्छा लग रहा था। बालों में ब्रश फेरकर वो बाहर निकल आया और मुसलसल यही सोच रहा था कि दादी ने इसे क्यों बुलाया। दरवाजा लीना ने खोला और उसने शुक्रिया किया कि वो कहीं नजर नहीं आई। माशाल्लाह, मेरा बच्चा आया है। दादू ने इसे इतने अरसे बाद देखकर खुशी से निहाल हो गई थी। मैं ठीक हूँ दादू, आप कैसी हैं? इसने झुककर इनसे प्यार लिया और उनके साथ ही बरजमान हो गया। ये पूछते हुए शर्म नहीं आती? मैंने आज बुलाया तो तुम आए हो, वरना तो तुम इधर आते ही नहीं। मुझसे क्या नाराजगी है? नहीं दादू, आपसे मैं क्यों नाराज होऊंगा, बस टाइम नहीं मिलता। उसने कमजोर सी दलील दी। दादू मैं तैयार हूँ। काली शलवार कमीज में वो चादर ओढ़े बाहर निकली। वो काली शलवार कमीज में गजब ढा रही थी, मगर सामने बैठे फरहाद को देखकर वहीं रुक गई। फरहाद ने एक बार भी नजर उठाकर उसे देखना गवारा नहीं किया था। इसे मालूम था अगर वो नजर उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें उसके दिल का हाल बयान कर देंगी।
फरहाद आज इसरार आया था। वो कह रहा था कि तुम सना को साथ ले जाओ और रमज़ान की खरीदारी कर लो। दादू की बात पर उसने खुद को कोसा, क्या था अगर वो खुद चला जाता, इसको साथ लेकर नहीं जाना पड़ता। चलो ठीक है दादू। सना को अपनी पीछे आने का इशारा करता हुआ वो बाहर निकल गया। शाहवेज पुत्र किधर गया है तू, जरा मेरी गल सुन, इधर आ अंदर। अंदर से आती आवाज, दादी की आवाज पर वो अंदर गया। वो अपना काम छोड़ता अंदर चला गया। दादी पुत्र मेरा ख्याल है इसरार आ गया होगा, तो ऐसा कर 4-5 गिलास शरबत बना लीमू का, बच्ची गर्मी में आई होगी। दादी मैं बनाऊं? इनकी बात पर सदमे से अपनी तरफ इशारा करते हुए उसने पूछा। हाँ ना और कितने, तू ही बनाएगा। सना तो बाजार गई है और दूसरी मैडम तो किताबें पकड़ कर बैठी हैं, अब तू ही बचा है। जा मेरे बच्चे देर न कर, जल्दी बना ले। इसरार रावलपिंडी गया था, फरा की भांजी भी साथ आई है, पानी बना ले फिर जा दे आना। दादी की बात पर बुरे बुरे मुंह बनाते हुए किचन में चल दिया। 5 गिलास नींबू पानी बनाते हुए इसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि बिलाल क्यों हर रोज किचन के रोने रोता है। खैर जैसे तैसे उसने पानी का जग बनाया और अब वो चाचू के गेट पर खड़ा था। दरवाजा बजाने पर चाचू ने खोला। इसके हाथ में पानी का जग देखकर वो बोले, और यार इसकी जरूरत नहीं थी, घर में बना लेता। इनकी बात पर इसके मुंह से भी ये बात निकलते निकलते रह गई कि मुझे कौन सा शौक था चाचू, वो तो दादी का ऑर्डर था जो टाला नहीं जा सकता था। अच्छा क्या गेट पर खड़े रहोगे, आओ अंदर आओ। इसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए अंदर चले गए। वो दादी का कहना मानते हुए आ तो गया था, मगर अब मुसलसल गर्मी में चीजें खरीदते हुए और सारा सामान उठाते हुए इसका पारा आसमान को छू रहा था। दिल ही दिल में वो खुद को कोस रहा था जो इधर फंस गया था। इसने तहैया किया था चाहे कुछ भी हो जाए आइंदा वो बाजार की ख्वारी नहीं करेगा। बस भी कर दो, और कितना कुछ लोगी। अपना गुस्सा सना पर निकाला जो अभी भी चीजों को उलट पलट कर देख रही थी। अब आई हूं तो जो कुछ लिखा है वो लेकर जाऊंगी ना, इसने भी बगैर किसी लिहाज और मुरवत से इसी के अंदाज में जवाब दिया। मजीद आधा घंटे की ख्वारी के बाद अब वो घर की जानिब रवां थे। रमजान शुरू हो चुका था, हर कोई इबादत में मसरूफ था सिवाय बिलाल के, जिसे सोने के अलावा कोई काम ना था। अभी भी वो अपने कमरे में पड़ा सो रहा था। आयशा की सना से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो आजकल ज्यादातर वहीं पाई जाती थी। इसरार ने दादी से बच्चों की शादी की बात की थी। वो चारों अब बड़े हो गए थे। बड़ों में कोई फैसला हुआ था जिसकी इन सबको कोई खबर ना थी। ईद के बाद इन सबको पता लग ही जाना था। वो अपने ध्यान में अंदर आया था, मगर सामने बैठी लड़की को देखकर इसने बेख्तियार खुद को कोसा। सना वहीं बैठी थी, वो तो वापस चली जाती थी मगर इसका सुकून बर्बाद कर जाती थी। वो जितनी कोशिश करता इसको ना सोचे, अगर वो फिर भी इसे सोचता था। अभी भी इसने नजर उठाकर देखा, वो वहीं से वापस हो गया, मगर इसकी काली आंखें दिमाग से चिपक गई थी। अपने कमरे में आकर उसने अपना सर हाथों में गिरा लिया, ये उसके साथ क्या हो रहा है। रमजान में इस बार छुट्टियां नहीं हुई थी, इसलिए रहमान, इसरार, फरहाद और शाहवेज ऑफिस जाते थे। आज चूंकि इतवार था तो फरहाद भी घर पर था। बिलाल अपनी किताब निकाल कर बैठा था, मगर इसका पढ़ने का दिल नहीं था। एकदम से उसे कोई बात याद आई। वो सीधा हो बैठा। भाई आपको पता है ईद के बाद सना आपी की शादी हो रही है। बिलाल ये खबर खुशी से सुना रहा था, मगर वो अपनी जगह साकित रह गया। इतनी अचानक किसके साथ हो रही है, इसे क्यों खबर ना थी। वो झुंझलाया, इसे क्यों खबर नहीं थी, मगर उसे क्यों फर्क पड़ रहा था। वो तो ये चाहता था ना कि उसकी शादी हो जाए, तो फिर अब वो क्यों बेचैन हो रहा था। भाई अब सुन रहे हैं, शायद शाहवेज भाई की भी साथ ही करवा देंगे। इसके जवाब ना देने पर बिलाल ने इसका बाजू हिलाया। फरहाद को लग रहा था कि उसने अपनी मोहब्बत का इजहार करने में देर कर दी है। रमजान मुबारक के 15 रोजे आराम से गुजर गए थे। दादू हर वक्त इबादत में मसरूफ रहती। सना और आयशा किचन में मुख्तलिफ तजुर्बात करती पाई जाती। इसरार और रहमान साहब अपने कॉलेज में मसरूफ रहते थे। इस बार रमजान में छुट्टियां ना होने की वजह से फरहाद और शाहवेज भी अपने अपने ऑफिस में पाए जाते थे। शाहवेज आज ऑफिस से जल्दी ही आया तो गर्मी इतनी शदीद थी कि फिर रोजा भी लग गया था। अब कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा था। गुस्से में आकर उसने हॉर्न पर हाथ रख दिया। अपने घर से तो कोई बरामद नहीं हुआ, मगर साथ वाले घर की छत से उनके घर पर छत पर आते हुए उसने हैरत से उसे देखा। अभी वो सोच ही रहा था जब उसने दरवाजा खोला। इंसान को थोड़ा लिहाज करना चाहिए, ये कहते हुए वो ये जा वो जो सोच रहा था कि घर का दरवाजा खुले और वो बिस्तर पर गिरे, वो हैरत से उसे देखता वहीं खड़ा रह गया। हॉल का दरवाजा खोलती वो रुकी और पीछे करते हुए इसे भरपूर घूरा। अभी थोड़ी देर पहले आप अंदर आने के लिए मोहल्ले वालों को भी हॉर्न की आवाज से उठा रहे थे। इसके तंज पर वो बेचारा होश की दुनिया में वापस आया। बाइक अंदर लाया। बाइक साइड पर रोकते हुए इसने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आते ही बिस्तर पर ढह गया। आज इतनी गर्मी थी, सारा दिन ऑफिस से जल्दी फारिग होने की दुआएं करता रहा था और घर आते ही मोहतरमा से जलील होने का शर्फ हासिल कर चुका था। उन्होंने सोचों में गिरा
वो गाफिल हो चुका था, इसे इतनी भी होश ना थी कि अपने जूते ही उतार कर सोता। वो खामोशी से उसके कमरे में आई थी और उसके जूते उतारे, फिर इसके सॉक्स उतारे और एक साइड पर रख कर खामोशी से ही उसे देखते हुए चली गई। रमजान गुजरता जा रहा था। 16वें रोजे को दादी ने सना और आयशा को अपने पास बुलाकर शादी की तैयारी का बताया था, जिस पर वो भी जी भर कर हैरान हुई कि आखिर किसकी शादी आन पहुंची। किसकी शादी है? दादू अली ने अपनी ऐनक ठीक करते हुए पूछा। तेरी बहन और तेरे भाई की, दादी ने इसके अंदाज में जवाब दिया। शाहवेज भाई और सना आपी की? वाह दादी, कितना मजा आएगा ना। इसने सना की तरफ देखकर कहा। मेरी शादी? दादू सना, जो कब से हैरत से सारी बात सुन रही थी, अपनी तरफ इशारा करते हुए बोली। हाँ नहीं तो और किसकी, तुम दोनों बड़ी हो, शादी के लिए अपने कपड़े दुल्हन के भी तुम दोनों को साथ जाके लाने हैं। इसरार को मैं खुद कह दूंगी, कोई लड़का तुम लोगों के साथ चला जाएगा। सना ने महज गर्दन हिलाई थी। ये पूछने की हिम्मत ना थी कि कौन था जिससे शादी थी। सना दादी की बातें सुन के परेशान हो गई थी, क्योंकि इसे पता था कि वह बचपन से अपने दिल में किसको छुपाए बैठी है। वो फरहाद के सिवा किसी और का होने का सोच भी नहीं सकती थी। शाहवेज दादी के सलावातें सुनने के बाद इन तीनों को लेकर बाजार आया था। बेचारे ने फरहाद की तरह 100 बहाने बनाए। आखिर पे तो कह दिया कि बाइक पे तीनों को कैसे बैठाऊंगा, मगर दादी ने रहमान साहब से कहकर इनकी गाड़ी की चाबी से थमा दी। सारे बहाने धरे के धरे रह गए। तरावी के बाद वो इनको लेकर निकला था। वो तीनों कभी एक दुकान पर जाती तो कभी दूसरी पे, और वो इनके पीछे चलता खुद को पागल समझ रहा था। यानी एक दुकान से बामुश्किल 2 सूट पसंद आए थे। इन दोनों ने एक जैसे ही लिए थे, जबकि अलीना का स्टाइल और था। इसके बाद इनके साथ के मैचिंग जूते, चूड़ियाँ, ज्वेलरी लेते हुए रात के 12 बज चुके थे। शाहवेज सही मायनों में तंग आ गया था। वो एक तरफ मुंह बनाए खड़ा था। अभी इन्हें लड़कों के लिए भी कुछ लेना है। सना अभी के लिए ये बहुत है, फिर कभी आगे ले जाएंगे। इसने सना को मुखातिब किया। इसे पता था सना वापस आने के लिए तैयार हो जाएगी, और वही हुआ। थोड़ी देर बाद वो इनको लेकर शॉपिंग सेंटर से बाहर आया। भाई आइसक्रीम खानी है मैंने, सबसे आखिर पे आते लीना ने ऊंची आवाज में बताया। तुम जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो, ला देता हूँ गाड़ी में। शॉपिंग बैग रखता वो अलीना से मुखातिब हुआ। थोड़ी देर बाद उसने आइसक्रीम का शॉपर लाकर अलीना की गोद में डाला। ये किसके लिए है? सबको इनकी आइसक्रीम निकाल कर देने के बाद उसने पीछे रह जाने वाली 2 आइसक्रीम की तरफ इशारा किया। ये फरहाद और बिलाल की है। गाड़ी चलाते हुए वो मसरूफ अंदाज में बोला। थोड़ी देर में अपनी खाने के बाद वो बिलाल की आइसक्रीम भी निकाल चुकी थी। बकौल उसके सुकड़ू लंबू को आइसक्रीम की क्या ज़रूरत है। रात के 1 बजे वो इनको लेकर घर पहुंचा था। दादी ने आते ही सारा सामान अपने पास रखवाया था। इसको देख लिया जाए कि इसमें कुछ रह तो नहीं गया। बाकी सब तो सो चुके थे, अलबत्ता बिलाल और फरहाद अभी तक बैठे थे। सुरचंदा की पिछली सारी एक साथ देख रहे थे। खैर फरहाद को तो ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मगर बिलाल तो अरसल का दीवाना था। अभी भी वो पूरी तरह ड्रामा देखने में महव था। जब बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, फरहाद ने बिलाल की तरफ देखा। उसके उठने के कोई इरादे नहीं थे। मजबूरी में वो जूते पहनता बाहर चला गया। दरवाजा खुलकर वो साइड पर हो गया और हाथ पुत्र जरा गलते सुन। फरहाद पुत्र जरा गलते सुन, मेरी दादी ने बुलाने पर वो इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। जी दादी, पुत्र तेरी शादी कर रहे हैं हम, मगर फिर भी तेरे मुंह पे 12 बजे रहते हैं ना। तू मुझे ये बता, तेरे साथ मसला क्या है? नहीं दादो, क्या मसला होगा, मैं ठीक तो हूँ ना। तो खाक ठीक है, जब देखो शक्ल पे घूरियां डाल के घूमता है, जैसे तेरे चाचे मामे कत्ल किए हों किसी ने। दादी की आदत सबको बड़ी पसंद थी। जब इनका दिल करता वो पंजाबी में बात करती थी, और जब दिल करता था उर्दू में। इनकी इस आदत का सबसे ज्यादा मजा बिलाल और लिया करते थे। अच्छा चल मुंह ना बना, जाके अब जाके सो जा। इसे बेजारी से शक्ल बनाए देखकर उन्होंने कहा, और खुद सना की लाई गई चीज़ों की तरफ मुतवज्जा हुई। भाई ये ले, शाहवेज भाई ने आपके लिए आइसक्रीम ली थी। अली ने हंसते हुए आइसक्रीम पकड़ाई, जिसे लेकर वो अंदर चला गया। सोफे पर आराम से बैठकर उसने आइसक्रीम खोली और खानी शुरू कर दी। दादी कहती हैं, उदास क्यों? अपनी पोती पता नहीं किस अहमक के पल्ले बांध रही हैं, और मुझे कहती हैं उदास भी ना हो। वाह भाई वाह, दिल ही दिल में वो सोचते हुए आइसक्रीम खा रहा था। बिलाल ने इसे अकेला आइसक्रीम खाते देखकर सदमे से हैंड फ्री उतार कर फेंकी। भाई यार, ये आप दरवाजा खोलने गए थे, ये किधर से लेकर आए हैं? अच्छा, तो तुम्हें पता था कि इस गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, तुमने जानबूझकर नहीं दरवाजा खोला? यार भाई वो छोड़े सब, इसको ये किधर से लाए? इसने मुंह बनाते हुए पूछा। अलीना ने दी है। वो जूते पहनता छत पर भागा। आराम नाल, तेरे पीछे इस वेले किड़े कुत्ते पै गए ने। इसे जल्दी जल्दी में छत से उतरता देखकर दादी बोली, नहीं तो दादी, वो तो मैं अलीना से अपनी आइसक्रीम लेने आया था। अच्छा, जो दादी को इसकी बात समझ नहीं आ सकी थी। किचन में है वो, अब के बार सना ने जवाब दिया।
लाओ मेरी आइसक्रीम दो। किचन में जाते ही उसने अलीना से आइसक्रीम मांगी, जिसने इसकी हैरत से मुलाहिजा की कि कौन सी आइसक्रीम। दोनों हाथ कमर पर टिकाते हुए उसने उल्टा सवाल किया, वो जो तुम लाई हो, मुंह देख रखो, तुम्हारे लिए मैं क्यों लाने लगी? और फर्ज करो अगर मैं लाई भी थी तो तुम्हें क्यों दूं? उसने जवाब देकर नखून से सर झटका। और दूसरी तरफ बिलाल का गुस्से से बुरा हाल था। इसकी आइसक्रीम ये भूखी नदीदी खा चुकी थी। इस दिल का क्या, खड़े खड़े उसके गर्दन तोड़ दे नदीदी कहीं की। दिल ही दिल में उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हुए उसने अलीना को कच्चा खाने वाली नजरों से देखा। इस तरह मुंह पर 12 बजाए वो किचन से निकला और तेजी से सीढ़ियां चढ़ता ऊपर भागता, मगर भला हो दादी का जो उसे देख चुकी थी। और वही बिलाल, तू वापस चले, खैर से तो आया ना इस वेले? दादी ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए पूछा। नहीं, वो दादी इससे नोट्स मांगने आया था बस, उसने बेजारगी से बताया। और बेचारा बड़ा बुरा फंसा था, ना आइसक्रीम मिली और फिर दादी ने भी रोक लिया। अच्छा, तेरी शक्ल से लग तो नहीं रहा, कहते हुए दादी ने जाने का इशारा किया। वो शुक्र अदा करता छत पर भागा। अंदर सोफे पर फरहाद बैठा बड़े मजे से आइसक्रीम खा रहा था। हाँ भाई, मिल गई आइसक्रीम, पड़ गई ठंड। आइसक्रीम खा के वैसे तुम्हारे हाथ तो खाली हैं, लाए नहीं क्या? या दी ही नहीं उसने? वैसे जिस स्पीड से तुम भागे थे ना, मुझे लगा था आज रिकॉर्ड तोड़ोगे। और फरहाद ने इसे चिढ़ाने की भरपूर कोशिश की थी। जाए यार भाई, आप भी इसी चुड़ैल के भाई हैं। इसे कहते हुए वो अपने कमरे में बंद हो गए। अलबत्ता फरहाद का कहकहा से कमरे तक भी सुनाई दिया था। 25 रोजे को दादी ने सारी यंग जनरेशन को हाजिर कर लिया था। वजन चारों की शादी की तैयारियां थी। फरहाद, बिलाल पुत्र, तुम दोनों भी जाके अपने कपड़े ले आओ और बाकी इंतजाम भी देखो। अपने बाप के साथ ऐसे ही तो हम इसको तंग करते रहते हो। जी दादी, इसकी निकाह की तैयारी हो चुकी थी। आखिरी रोजे को निकाह के साथ रुखसती भी थी। बाकी सबको तो पता था कि इनकी शादी का कि किससे होनी है। एक फरहाद ही था जिसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इसका निकाह सना से है। अब इसको अपने निकाह के दिन सरप्राइज मिलने वाला था। मसला ये नहीं था कि उसे सना के होने वाले दुल्हा का नाम नहीं पता था, मसला ये था फरहाद को अपनी दुल्हन का नाम भी नहीं पता था। अब मैं तुम लोगों को इधर उधर ताका झाकी करते ना देखूं। अब तुम लोगों का एक दूसरे से पर्दा है। बाकी सारे तो चुपचाप बैठे थे, दादी की बात पर सर हिला रहे थे, मगर बिलाल और अलीना एक दूसरे की तरफ देखकर हंसी जब्त करने के चक्कर में थे। इन सब ने कौन सा पर्दा करना था? शाहवेज ज्यादातर फरहाद के साथ पाया जाता था और फिर मिस आयशा सना के साथ पाई जाती थी। ना तुम दोनों को क्या हुआ है? वैसे तो तुम दोनों का खुदा वास्ते का बैर रखते हो, और अब कौन सी बात पर इतनी गाड़ी छीनी है? दादी ने दोनों को आड़े हाथों लिया तो दोनों ही घबरा गए। नहीं, कुछ नहीं दादो, कुछ भी तो नहीं। बिलाल ने दादी को तसल्ली देने की भरपूर कोशिश की। खैर, दादी फिर मसरूफ हो चुकी थी इन सबको हिदायत देने में। आखिरकार 29वां रोजा भी आ गया था। सुबह ही से हर तरफ शोर शराबा था। हर कोई किसी न किसी काम में मसरूफ था। आयशा के घर वाले भी पिंडी से आ चुके थे। बिलाल ने डेकोरेशन वाले को बुलाकर फरहाद और शाहवेज के कमरे में सजाने की जिम्मेदारी अपने सर ली थी। अब वो इसी में मसरूफ था। सना और आयशा को आयशा की बहन मेहंदी लगा रही थी। दादी और उमैर बेगम सब चीजें देख रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया। इसरा साहब, रहमान साहब और आयशा के वालिद बाकी मामला देख रहे थे। बेशक बाकी रस्में नहीं हुई थी, मगर निकाह में सबने अपने दोस्त अहबाब को बुला रखा था। अलबत्ता दूल्हे मियाँ का अपनी ही स्टेटस था। दोनों आराम से कमरे बंद किए सोए पड़े थे। इन्हें तो फिक्र नहीं थी कि आज इनकी शादी है। दादी ने वैसे तो अपने काम में मसरूफ थी, मगर जब इन्हें काफी देर तक फरहाद और शाहवेज की खबर नहीं मिली तो उन्होंने बिलाल से पूछा, जो गर्मी की वजह से इनके पास लेटा हुआ था। एक तो रमजान था, ऊपर से गर्मी बहुत शदीद थी। पुत्र शाहवेज थे, फरहाद कितने ने? दादी सो रहे हैं दोनों अभी तक। आज ते जल्दी उठ जाना है, आज इन्ना दी शादी है, कोई कम करे, नहा धोई ले। यह अना आज भी गंदे ही रहना है। दादी को गुस्सा आ चुका था। अब दोनों को सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता था। वो दोनों नमाज पढ़कर आकर सोए थे। घर में सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे, इसलिए किसी ने भी उन पर तवज्जो नहीं दी। इसलिए वो आराम से सोए हुए थे। अभी भी वो सोए हुए थे जब दरवाजा खटखटाया गया। शाहवेज भाई, फरहाद भाई, यार दरवाजा खोलें, उठ जाएं। बिलाल की आवाज दरवाजे के बाहर से आई, जिस पर शाहवेज ने मुंह बनाया। यार अभी तो सोया था। यार सोने दे। क्या अभी सोया था? कोई खुदा का खौफ कर मेरे भाई, सुबह से सोए हुए हो आप लोग, और अब असर होने वाली है। इफ्तार के बाद शादी है आप दोनों की, और कल ईद भी है, इसलिए उठकर तैयारी पकड़े। अभी तो दादो ने मुझे भेजा है, लेकिन अगर आप नहीं उठे तो वो दादो खुद आएंगी। उसने दोनों को वार्न किया। फरहाद मुंह बनाता उठ बैठा। शादी हो रही है और अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि किससे है। इसकी बात पर शाहवेज ने हैरत से उसे देखा, जैसे इसके सर पर सिंग निकल आए। क्या मतलब? तुझे नहीं पता किससे है तेरी शादी? इसके लहजे में हैरत ही नहीं यार, इस दिन दादी ने बस बुलाकर बताया शादी है तुम्हारी, ये तो बताया ही नहीं कि किससे है।
अब मुझे क्या पता वो कौन है। शाहवेज को उसकी शक्ल देखकर हंसी का दौरा पड़ गया। वो लगी इतना मासूम रहा था कि इसका कह लगाने का दिल किया, यार तुझे वाकई नहीं पता क्या? और क्या मैं फारसी में बता रहा हूँ। वो बेजार हुआ। सना से है तेरी शादी, शाहवेज ने मुत्तला किया और बिस्तर से उठता वॉशरूम में चला गया और इसके दिमाग में बस ये अल्फाज गूंज रहे थे, सना से है तेरी शादी। इसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जलते दिल को सुकून मिल गया हो। मतलब वो कहीं जाने वाली नहीं थी। ये सोचकर वो मुस्कुरा दिया। एकदम से सारी बेजारी परेशानी हवा हो गई थी। शाम को जब सब ने एक साथ इफ्तारी की थी, अलबत्ता सना और आयशा अभी भी अपने कमरे में थी। शाम की नमाज के बाद निकाह था। इफ्तारी के बाद सारे मर्द हजरात नमाज के लिए निकले थे। दादी भी नमाज पढ़कर इन दोनों के पास गई थी। सना जो पहले से उदास सी थी, दादी को देखकर इनके गले जा लगी थी। आज के दिन उसे अपनी माँ की कमी बहुत महसूस हुई थी। बाकी दोनों से ज्यादा वो अपनी माँ के करीब थी। वैसे भी इसकी जिंदगी का इतना खूबसूरत दिन था, मगर माँ नहीं थी। आयशा भी रोना शुरू कर चुकी थी। दादी ने बामुश्किल इनको खामोश करवाया था। पार्लर वाली इन दोनों को तैयार करने आ चुकी थी। दोनों का शॉर्ट फ्रॉक और ट्राउजर थे। फ्रॉक के गले और आस्तीनों पर मोतियों का काम हुआ था। ट्राउजर के पांचे पर भी बहुत प्यारा काम था। सना की फ्रॉक का रंग पीच जबकि आयशा स्काई ब्लू था। साथ में दुपट्टे जिनके साइड पर बहुत खूबसूरत काम हुआ था। दोनों का ब्यूटिशियन ने हल्का हल्का मेकअप किया था। दोनों सादा रहने की आदी थी तो अब दोनों पर कमाल का रूप आया था। मेहंदी का रंग बहुत गहरा था। लीना ने बेबी पिंक कमीज और कैपरी पहन रखा था जिसके गले पर काम था। बाकी सारा सूट सादा था। वो थी भी बहुत प्यारी सी, मगर अब तो और भी प्यारी लग रही थी। शाहवेज और फरहाद दोनों शलवार कमीज में मलबूस थे। बकौल बिलाल, आज तो हमारे भाई हसीन लग रहे हैं। पता नहीं कौन सा जादू किया है उन्होंने, जो 27 के बजाय 20 के लग रहे हैं। जिस पर अलीना का कहना था कि उन्होंने जादू नहीं किया, तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, उसके पहली फुर्सत में ऐनक लगवाओ। इन दोनों को तैयार कर दिया गया था। दादी तो इनके सदके वारी जा रही थी। वो दोनों लगी इतनी प्यारी रही थी। काजी साहब आ गए थे। दोनों को चादर उड़ाई गई। सना ने रहमान साहब का बाजू बहुत जोर से पकड़ रखा था। जब काजी साहब ने निकाह शुरू किया तो बहुत कोशिश के बावजूद इसके आंसू निकल आए। आयशा की हालत भी कोई मुख्तलिफ ना थी। सना ने रहमान साहब का बाजू बहुत जोर से पकड़ रखा था जब काजी साहब ने निकाह शुरू किया। बहुत कोशिश के बावजूद उसके आंसू निकल आए। आयशा की हालत भी कोई मुख्तलिफ ना थी। काजी साहब इनका निकाह पढ़ाकर इन दोनों के पास गए। आज तो उनके दोनों के होंठों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद सब ने इनको गले लगाकर मुबारकबाद दी। हर कोई खुश था। इस घर में दो खुशियां थी, एक ईद की और दूसरी इन चारों के निकाह की। निकाह के बाद इन चारों को एक साथ बैठाया गया। बिलाल इनके पास आ बैठा। बोला, फरहाद भाई, शाहवेज भाई, आप तो अरसल और अजिया से भी तेज निकले। बिलाल ने हंसकर आदत चुटकुला छोड़ा। मतलब? तो उन्होंने बैक पूछा। मतलब सुनू चंदा वाले अरसल और अजिया की शादी कल है और आप चारों ने आज करवा ली। इसकी बात पर सबने कहका लगाया। हर तरफ खुशियां थी। सारे बड़े दादी के साथ बैठे थे जब यंग अवाम अपनी खुशगपियों में मसरूफ थी। सना ने फरहाद की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर इसे ही देख रहा था। इसने शर्म से चेहरा झुका लिया। आज तो फरहाद के रंग ढंग ही निराले थे। शाहवेज भी अपनी दुल्हन को उतारने में मसरूफ था। बिलाल हॉल के दूसरे कोने में अपने फोन के लिए बैठा था। अलीना ने उसे देखा तो उसे याद आया आज की शादी की तस्वीरें उसने बनाई थी। वो उसकी तरफ बढ़ी ताकि इसे अपने मोबाइल में ले सके। बिलाल, बात सुनो, क्या कर रहे हो? अलीना के पूछने पर उसने सर उठाया। वो आज तो चुड़ैल थोड़ी अच्छी लग रही थी। वैसे तो बिलबतौड़ी लगती है, वो दिल ही दिल में सोच रहा था। अच्छा सुनिए बिलाल, मुझे आज की तस्वीर व्हाट्सएप करो। अच्छा करता हूँ, तुम इधर तो बैठो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं। इसे अपने साथ बड़ी खाली कुर्सी पर बैठाते हुए उसने कहा, ये देखो कितने मजे का है। वो अपने मोबाइल पर कोई आर्मी सॉन्ग सुन रहा था। तुम्हें आज भी यही याद आया? अलीना ने हैरत से पूछा। हाँ, कितने प्यारे लगते हैं ना फौजी, वो बड़ी अकीदत से बोला था। अलीना को शरारत हुई। तुम्हें आर्मी पसंद है ना बिलाल? तो ऐसा करते हैं, तुम्हें भेज देते हैं। बिलाल के सर हिलाने पर वो मजीद गोया हुई और वो बेचारा आंखें फाड़े उसको देख रहा था। मैं दादी को बताती हूँ, वो कितनी खुश होंगी ना। इन्हें कितना शौक है ना हमारे घर से भी कोई फौजी बने। इसको वो बताती, वो अपनी बात को अमली जामा पहनाने के लिए उठी ही थी जब वो चीखा। उसने अलीना का हाथ खींचकर वापस अपने पास बैठाया। नहीं नहीं अलीना, ऐसा मत करना यार, आर्मी की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है। मैं मासूम सा मारा जाऊंगा, इधर तुम अकेली रह जाओगी। अलीना सब कुछ खुलकर उसकी बात पर गौर करने लगी। अकेली रह जाओ? नहीं, तुम दादी को मत बताना। इसके चीखने पर दादी उनकी तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। अब दोनों को अपने पास बुला रही थी। अब इन दोनों को पता था दादी से इनकी शामत पक्की। दादी इन दोनों को लड़ता देखकर सोच रही थी कि अब इन दोनों का भी कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा।